हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर की इस मास्टर सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज क्लास नंबर 17 कवर कर रहे हैं CDP के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करते हुए, जिसमें 2013 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं PRT के, उनका CDP वाला पोर्शन हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है, लगभग 195 क्वेश्चन हम सेकंड चैप्टर के कर चुके हैं, अभी और बाकी है, तो उनको आज लगाएंगे। इससे पहली क्लासेस अगर आपने मिस कर दी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये सीरीज़ रहेगी, ये आपको क्लास को लेकर ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊँट को देखता है तो वह उसे घोड़ा कह देता है। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी उसके पहले से उसके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर के एक इमेज बनी हुई है, एक स्कीमा बना हुआ है और वो उसी से रिलेट कर देता है जब उसके सिमिलर कुछ देखता है। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? आत्मसात्करण, संतुलन, सामंजस्य या फिर संज्ञान? एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन, कोग्निशन। देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि पुरानी जानकारी में बिना बदलाव किए एज इट इज़ नई जानकारी से उसको रिलेट कर लेना, वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, आत्मसात्करण कहलाता है। लेकिन जब बात करते हैं हम अकोमोडेशन की, जिसको हम सामंजस्य कहते हैं, अकोमोडेशन में हम जानकारी को गलत होने पर बदल देते हैं, है ना, उसमें चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर चेंज करने जैसी बात तो कहीं नहीं लिखी है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश नैतिकता वे नैतिक निर्णय है जो माता पिता जैसे सर्वोच्च अधिकार वाले लोगों के नियमों पर आधारित होते हैं। अगर इसमें हम बात करें, डैश मोरालिटीज़ आर दोज मोरल डिसीजंस विच आर बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ पीपल विद सुप्रीम अथॉरिटी सच एज पेरेंट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस यानी स्वायत्त शासी, या फिर हेटेरोनोमस विषम लैंगिक, विजातीय जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे हेट्रोजीनियस, या फिर लिबरल जिसको उदारवादी कहेंगे। तो आपको बताना है उन नैतिक निर्णयों को हम क्या कहेंगे जो कि सर्वोच्च अधिकार वाले लोगों के नियमों पर आधारित होते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, विषम लैंगिक, या जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? हेटेरोमोनस। बात करते हैं विषम लैंगिक नैतिकता क्या होती है। तो विषम लैंगिक नैतिकता वे निर्णय है जो माता पिता जैसे सर्वोच्च अधिकार वाले लोगों के नियमों पर आधारित होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग घटनाओं, कार्यों, लोगों और व्यवहार का आकलन करने के लिए किया जाता है। और ये नैतिक निर्णय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? अगर इसकी बात करें तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रस्तावित की थी। आगे चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदल रहा है या नए बना रहा है। डैश इज अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग न्यू वंस इन रेस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। नई जानकारी मिलने पर उसको क्या कर दिया जाता है? जब बदल दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वही आपसे पूछा है, थोड़ी देर पहले ही अभी ये क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने इसको समझाया था कि जब हम चीज़ों को बदल देते हैं, गलत होने पर पुराने स्कीमा को हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को नए में बदल देते हैं, उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है, उसको हम अकोमोडेशन या सामंजस्य कहते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है 2022 में ही। तो आप समझते रहिए किस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस या किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में कितनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकता और धारणाओं पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए,
पश्च प्रचलन स्तर, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। देखो इंग्लिश में देखो तो आपको अच्छा समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर पश्च प्रचलन स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर तो ठीक है, फिर भी तो हिंदी में थोड़ा सा ना इनके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं, या फिर एक कह लीजिए एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। यहाँ पर आप समझोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग इन विच लेवल जजमेंट इज बेस्ड सोलली ऑन ए पर्सन्स आउन नीड एंड परसेप्शंस। ये बताना है कौन से स्टेज या कौन से लेवल में ऐसा होता है कि जब इंसान जो है अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित ही निर्णय लेता है, उसे दूसरों से मतलब नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या प्री कन्वेंशनल लेवल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल लेवल, या फिर कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको जवाब देना है, आपको क्या लगता है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की, ठीक है, प्री कन्वेंशनल जिसको पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं, इसमें बालक जो है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता। ठीक है, उसको अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है, उनके लिए रोएगा चिल्लाएगा, जो उसको चाहिए वो चाहिए। बालक इसमें किसी विषय वस्तु को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर नहीं मानता है। ठीक है, उसे नहीं पता होता सही गलत क्या है, उसको जो अच्छा लगा वो अच्छा, जो बेकार लगा वो खराब। ठीक है, तो इस तरीके से नैतिकता इस स्तर पर सही तरीके से अनुपस्थित रहती है, मतलब बच्चे को नैतिकता के बारे में सही ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल। चलो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, किसका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का पूरक है। देखो यहाँ पूछा है, अल्बर्ट बंडूरा ने तो दिया सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, और इसका ही जो पूरक सिद्धांत है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया था। ठीक है, यानी इससे रिलेट जो करता है। ऑप्शन नंबर ए एरिक एरिक्सन, या कोल्ब, या वाइगोत्स्की, या अब्राहम मैस्लो। अगर आपको सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के बारे में पता है, सोशल कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। इसका सही जवाब क्या है, सोच लिया आपने आंसर, तो हम भी बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी लेव वाइगोत्स्की। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने जो तात्कालिक सामाजिक वातावरण होता है, अपने आसपास का जो वातावरण होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा उनका विकास होता है। ठीक है, वहीं से वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलिए, और वहीं अगर हम बात करें बंडूरा का, बंडूरा ने दिया था सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो उसका आसपास का वातावरण होता है वहीं से देखकर उसको सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना, समस्या का समाधान वहीं खोजते हैं, तत्काल पर्यावरण से दूसरों को देख करके। तो यानी एक दूसरे के ये पूरक है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में सामान्य विद्यालय प्रणाली की मूल रूप से वकालत की गई। अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द कॉमन स्कूल सिस्टम ओरिजिनली एडवोकेट। यानी कॉमन स्कूल सिस्टम लड़के लड़कियां एक साथ बैठ करके पढ़े, ये किसने इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर डाला था, इसकी वकालत करी थी। ऑप्शन नंबर ए दौलत सिंह कोठारी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, या फिर श्री एन जनार्दन रेड्डी। तो क्या कौन सा नाम आपने इसमें से ज़्यादा बार सुना है, या यूँ कह लीजिए कि शिक्षा प्रणाली से संबंधित इनमें से कौन से व्यक्ति है जिनको आपने सबसे ज़्यादा बार पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से दौलत सिंह कोठारी होंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, अगर आपने ये सोचा है। दौलत सिंह कोठारी ने ही जो पुराने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, है ना, वो इन्हीं के सुझाव के अनुसार आई थी, जो 10+2+3 वाली थी। ठीक है, अब वाली बताओ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, वो किसकी अध्यक्षता में आई, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दौलत सिंह, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। आगे चलते हैं, इसमें क्या है कि सामान्य विद्यालयों में सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो संज्ञान, वैचारिक अधिगम, सूचना प्रसंस्करण, सचेत अनुभव, सूचना का आयोजन, भंडारण और पुनः प्राप्ति, तर्क और समस्या समाधान पर जोर देता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी नेम ऑफ द थ्योरी दैट एम्फेसाइज कोग्निशन, कंसेप्चुअल लर्निंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कौन सी थ्योरी आएगी। ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया सिद्धांत, इंट्रैक्शन थ्योरी,
या ऑप्शन नंबर बी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, या स्कीमा सिद्धांत, स्कीमा थ्योरी, या बिहेवियरिस्ट थ्योरी इसमें आएगी। देखो बिहेवियरिस्ट तो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ व्यवहार की बात नहीं हुई है, यहाँ पर संज्ञान की बात हुई है, और वो भी किसके अनुभव के आधार पर, है ना। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के आधार पर बात करी है इन्होंने, कॉन्शियसनेस को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ किससे संबंधित है? जब ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं तो ये हमारे कोग्निशन से संबंधित होती है, जहाँ पर बनता है स्कीमा। तो ये संबंधित है किससे? स्कीमा थ्योरी से, जो कि प्याजे महोदय की है। आई होप आपको क्लियर होगा, और प्याजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की बच्चे के, तो वो सीखने के नए नए अवसर देता है, जिसमें बच्चा क्या रहता है? सचेत रहता है ना, अपने दिमाग से काम लेता है, बनी बनाई चीज़ों को नहीं सीखता, बल्कि नए नए अवसर उसको मिलते हैं और खुद से वो करके सीखता है। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने। डैश अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में नौसिखिया को एक विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है। तो उस सहायता को बताना है, क्या कहा जाएगा? डैश इज द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एन एक्सपर्ट टू ए चाइल्ड इन इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग। उसको क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, या फिर पीयर लर्निंग बोलेंगे, या फिर उसको हम एसिमिलेशन कहेंगे, या जैड-पीडी कहेंगे, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत। तो जो सहायता दी जाती है किसी विशेषज्ञ या किसी एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपर्ट के द्वारा दूसरे इंसान को या दूसरे बच्चे को उस सहायता को हेल्प को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो उसको हम पाड़ भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? स्कैफोल्डिंग के नाम हो जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये किसने बताया था स्कैफोल्डिंग के बारे में? ज़रूर बताओ, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसकी जो ZPD इन सब के बारे में बताया था। आगे चले, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किसने प्रस्तावित किया कि मनोविज्ञान में दो भाग होते हैं, शारीरिक मनोविज्ञान और लोगों का मनोविज्ञान? हु प्रपोज दैट साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और पीपल्स साइकोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट बंडूरा, कर्ट लेविन, विलियम वुंट, या फिर लजारस, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है जी किसने ये काम किया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको इसका आंसर करना है। ये हिस्ट्री से ही रिलेटेड हो जाएगा मनोविज्ञान की। तो सही जवाब है विलियम वुंट, ठीक है। विलियम मैक्समिलियन वुंट था इनका पूरा नाम, तो अगर बात करें। और सबसे इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मनोविज्ञान की जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है, यानी आप कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है, प्रयोग किए थे, तो इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या फिर प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक खास बात ये है कि इन्होंने 1879 में यानी 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित करी थी मनोविज्ञान की। इससे पहले कोई और लैब नहीं थी, सबसे पहली लैब इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में खोली थी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? इनके बारे में सारी चीज़ें ज़रूर आपको पता होना चाहिए, जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बोला है। आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किस आयु में मानसिक आयु बढ़ना बंद हो जाती है? आपको निकटतम उत्तर का बताना है, कौन सा हो जाएगा? व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ प्यूबर्टी? 6 से 8 वर्ष, 20 से 27, 16 से 18 या 1 से 6 वर्ष? बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको ऑप्शंस ही इतने लिमिटेड से दे दिए हैं जिसमें आप आसानी से पहचान पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पता है क्वेश्चन का इजी और टफ होना निर्भर करता है उसके ऑप्शंस पर, और ऑप्शंस यहाँ पर इतने आसान दे दिए कि इजीली आप बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 16 से 18 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यही है क्या? प्यूबर्टी की एज। इसके बाद जो है बच्चे की मानसिक जो आयु है वो बढ़ना बंद हो जाती है। अगला है, किसने युवा वयस्कता को
ट्राइंग ट्वेंटीज़ के रूप में कहा। ठीक है, ट्राइंग ट्वेंटीज़ को किसने हु लेबल्ड द यंग अडल्टहुड एज द ट्राइंग ट्वेंटीज़। यहाँ पर आपको बताना है शेही और गोल्ड ने, या बोल्बी और बंडूरा ने कहा, कोहलबर्ग और पियाजे ने कहा, या बंडूरा और फ्राइड के ये कहने वाले थे। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, सेही और गोल्ड, इन्होंने ही युवा वयस्कावस्था को क्या कहा था, 20वीं दशा या जिसको हम कहते हैं ट्राइंग ट्वेंटीज़ के रूप में लेबल किया था। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। बिल्कुल, इन्होंने अपना जो अध्ययन किया था किशोर अवस्था पर, ये किया था इन्होंने 1969 में। ठीक है, वयस्क जीवन चरणों का अध्ययन इन्होंने किया था ताकि सभी पुरुष और महिलाओं के मनोवैज्ञानिक विकास के बारे में ये अच्छे से जान पाए, उसके बारे में इन्होंने शोध किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है चरण, जिसको हम कहते हैं स्टेज, यानी जो विकास है वो किस में होता है, स्टेजेस में होता है कि ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज या तीसरी। तीसरा है विभिन्नता, कि विभिन्नता पाई जाती है सब में। तीसरा है अनुक्रमिक, यानी सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है। और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूअस होता है डेवलपमेंट। तो आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत की, तो वो विभिन्नता का सिद्धांत भी है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, और अनुक्रमिक या सिक्वेंशलिटी का सिद्धांत भी इसमें होता है, प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। लेकिन स्टेजेस या चरण का सिद्धांत विकास का नहीं होता। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यही नहीं है विकास का सिद्धांत। ठीक है, मानव की जो विकास की प्रक्रिया होती है वो स्टेजेस में नहीं होती, इसका कहने का अर्थ ये है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसको स्टेजेस में भी बांटा हुआ है, लेकिन जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं आएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कभी आप इसको सही करके आ जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे चले, ये रहा अगला सवाल। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक विकास की अवस्थाओं में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है व्यतिक्रम। व्यतिक्रम का अर्थ क्या होता है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं एनोमी। दूसरा है अनिवार्य, जिसको हम इम्पेरेटिव कहते हैं। तीसरा है ऑटोनोमी, स्वायत्ता, और प्रायत्त, जिसको हम कहते हैं हेट्रोनोमी। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कौन सा नैतिक विकास की अवस्थाओं में से एक नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा इम्पेरेटिव, यानी अनिवार्य नहीं है। बाकी ये तीनों पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को छोड़ करके। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने आज का अगला सवाल। किसने 5E का मॉडल विकसित किया। 5E के बारे में किसने बताया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, 5E कौन कौन से हैं। पहले की अगर हम बात करें, होता है एंगेज। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लिया करिए ताकि आपको याद रहे। सेकंड है एक्सप्लोर, ई से। ठीक है, थर्ड ई एक्सप्लेन को दिखाता है, और चौथा इलेबोरेट, और पांचवा ई है इवैल्यूएट। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा 5E में शामिल नहीं है। तो एंगेज, देन एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवैल्यूएट। अब ये दिए किसने थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ये रोजर बाइबी, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपको, रोजर बाइबी ने ये 5E मॉडल विकसित करा था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु कब बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना शुरू करता है। देखो ये कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था आपका, और आज भी पूछा गया है। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन आपका 2 बार एज इट इज़ रिपीट हो गया है, और आपको ध्यान रखना है कि DSSS क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आपके अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या ही होगी। तो बताओ फटाफट से, लगभग 2 माह में, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो इजीली बता पाओगे, लगभग 4 से 6 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या फिर लगभग 3 से 4 माह का बच्चा हो जाता है, तब वो मैच करने लगता है अपने जो आवाज़ है उसको, कि भाई ये किसकी आवाज़ है, उस चेहरे के साथ वो मैच करना शुरू कर देता है।
तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ दूँ कि आप दोगे इसका जवाब? तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। देखते हैं कौन बताएगा इसका सही जवाब। उसका जो कमेंट है उसको पिन करा जाए कमेंट बॉक्स में। सो गाइज़, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।